नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का मार्ग दिखाया। संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न। विकसित भारत जी रामजी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच अहमदाबाद में जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया में संतुलन बहाल करना सिर्फ वैश्विक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक वैश्विक तात्कालिक जरूरत भी है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये सौभाग्य और गर्व की बात है कि जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व भर में चिकित्सा संबंधी साझेदारियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महत्वपूर्ण सहयोग के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिम्स्टेक देशों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहा है। भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव लोकली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधेनॉम घेब्रेयेसस के साथ प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नए विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय कार्यालय का भी संचालन होगा। प्रधानमंत्री ने योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 Years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत पारंपरिक चिकित्सा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए समर्पित है। हमारा ये जो वाइब्रेंट समिट प्लेटफॉर्म है, आपसी सहयोग के साथ, रिसर्च के साथ, इनोवेशन के साथ, ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ते हुए एक पायनियरिंग स्टेप के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है और यह ग्लोबल समिट में उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुष चिकित्सा प्रणाली केवल उपचार नहीं बल्कि जीवन शैली है। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करते समय लोक सेवा आयोगों को ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि राजनयिक और आर्थिक शक्ति के रूप में देश को आगे ले जाने में लोक सेवकों की अहम भूमिका है। Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the public service commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को शुरू हुआ 19 दिन का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दों पर उत्तम बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस विंटर सेशन से। देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। श्री रिजिजू ने कहा कि चुनावी सुधारों पर पहली बार अलग से चर्चा हुई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शीतकालीन सत्र में कुल 8 विधेयक पारित किए गए। इस शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 8 विधेयक पारित हुए। वहीं राज्यसभा ने भी 8 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। संसद से पारित हुए प्रमुख विधेयकों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी बिल 2025, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 शामिल है। वहीं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता जहां 111% दर्ज की गई, वहीं राज्यसभा में 121% रही। सत्र के दौरान विधायी कार्यों के अलावा संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा भी हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गुजरात और तमिलनाडु मतदाता सूची का आज मसौदा जारी किया। इस मसौदा सूची में गुजरात के लगभग 4 करोड़ 34 लाख मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। डेटाबेस की सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सूची से 73,73,000 से अधिक नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे में 5 करोड़ 43,76,755 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 97,37,832 नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। ये पर्यवेक्षक 16 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल की नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती वाले तीसरे पोत अमूल्य को आज गोवा में सेवा में शामिल किया गया।
रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश निर्मित 51 मीटर लंबे इस पोत में 60% से अधिक स्वदेशी साजो सामान है। मंत्रालय ने बताया है कि ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों के तहत रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया है। आज अपने वार्षिक प्रश्न उत्तर सत्र और वर्ष के अंत में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन ने कहा कि ये जब्ती खुलेआम की जा रही है और चेतावनी दी कि इससे यूरोजोन में विश्वास कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि रूस सहित कई देश यूरोप में सोना और विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के निकटतम संबंधों के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और मुक्त व्यापार समझौते के समापन को महत्व देता है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। विभाग ने अगले 2 दिनों तक आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया हुआ है। आज राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और रेलगाड़ियां बाधित हुईं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 177 उड़ानें रद्द कर दी गईं। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 232 रन का लक्ष्य दिया है। तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 73 और हार्दिक पांड्या ने 63 रन की पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारत ने 139 रन का लक्ष्य 12 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। उधर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का मार्ग दिखाया। संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न। विकसित भारत जी राम जी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 232 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।